एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि आपके जुलाई के मंथ में कंडक्ट होने वाला है। हम अपने एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज सीरीज को कर रहे हैं और साथ में हम सभी टॉपिक्स से जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं 2011 से अब तक के, उन सभी क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज सॉल्व भी करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है साउंड, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साउंड यानी कि ध्वनि, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन बनने के चांस हैं यहाँ से, और हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। अभी आपका रिसेंटली जो 21 जनवरी 2024 में क्वेश्चन बना, वहाँ भी आपका एक क्वेश्चन साउंड से देखने को मिला। तो चलिए हम ध्वनि यानी कि साउंड के बारे में आज के क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, जो आपका एनसीईआरटी का क्लास 8th का एनसीईआरटी है, उसमें ये साउंड चैप्टर दिया हुआ है। ये बेसिकली कहें तो फिजिक्स का टॉपिक है साउंड यानी कि ध्वनि। सो एनसीईआरटी में क्लास 8th में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। सो हम जो भी आपके साउंड से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, उस टाइप के कंटेंट को, उस टाइप के स्लाइड को यहाँ पे पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। सो चलिए अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं साउंड के बारे में यानी कि ध्वनि के बारे में। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो आप चैप्टर नंबर 13 देख सकते हैं। क्लास 8th का चैप्टर नंबर 13 जो है वो है आपका साउंड चैप्टर यानी कि ध्वनि। तो देखिए, जो ध्वनि है इसका हम सभी को पता है कि ध्वनि का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में हम ध्वनि का यानी कि ध्वनि जो है ये एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ यानी कि साउंड सुनाई पड़ती है। जैसे आपने अगर अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में देखा हो तो आप देखेंगे कि बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि जो वाद्य यंत्र होती हैं तो उनकी ध्वनियां आप सुनते हैं। तो ये ध्वनि जो है, ये साउंड जो है, ये उत्पन्न कैसे होती है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है और ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं। और कुछ ध्वनियां जो होती हैं, कुछ साउंड्स जो होते हैं वो दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है। सो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि साउंड जो है ये कैसे उत्पन्न होती है तथा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है और ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं। तो चलिए, जो आपका साउंड है इसको हम पढ़ते हैं कि साउंड क्या होता है। देखिए, साउंड की उत्पत्ति ही वस्तुओं में कंपन से होती है। ओके, वस्तुओं में वाइब्रेशन से होती है। ये जो साउंड होता है ना, ये एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ओके, सो साउंड क्या है? एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है अगर हम कहें तो। सो ये उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन द्वारा, यानी कि जिस भी जगह, जिस भी वस्तु में कंपन होती है वही आपका साउंड उत्पन्न होता है। राइट। सो अगर हम बात करें साउंड की, सो जिस भी जगह अगर मतलब टकराव हो, दो चीज़ों में टकराव होती है तो वहाँ उत्पन्न होता है साउंड। जैसे कि अगर आपने अपने विद्यालय में जो बेल होती है, तो जब आपने स्कूल टाइम में, अपने स्कूल लाइफ में देखा होगा कि जब विद्यालय की जो घंटी होती है, बेल होती है, वो जब बज ना रही है तो आप उसे छू कर देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि उसमें कोई भी वाइब्रेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। कोई भी जो वाइब्रेशन होती है यानी कि कंपन होती है वो नहीं हो रही होगी। लेकिन जब वही बेल जब बजने लगती है और आप तुरंत उसे छू कर देखेंगे दोबारा, तो आपको वो कंपित होता हुआ महसूस होगा। राइट। सो यही जो कंपन होने की प्रक्रिया है, यही कंपन होने की प्रक्रिया साउंड को प्रोड्यूस करती है। सो अगर हम बात करें साउंड की, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है। यानी कि साउंड वेव जो है ये अनुदैर्ध्य तरंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो अब आप सोच रहे होंगे कि लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है और ये वेव क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे वेव क्या होता है और फिर हम समझेंगे ये लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है। तब आप आसानी से समझ जाएंगे पूरी जो साउंड की प्रक्रिया है। तो चलिए पहले हम देखते हैं वेव क्या होता है। सो देखिए, a wave is a disturbance which propagates energy from one place to the other without the transport of matter। तो देखिए यहाँ पे साफ दे रखा कि जो वेव होती है यानी कि जो तरंगे होती है, ये वह विधि है जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं वे अपने ही स्थान पर कंपन कर रहे होते हैं। ओके, अपने ही स्थान पर। देखिए, विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, मतलब कि अपने ही स्थान पर कंपन कर रहे होते हैं, तथा जो एनर्जी है यानी कि जो ऊर्जा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, देखिए फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाती है। जैसा कि अगर हम साउंड के संदर्भ में, अगर हम ध्वनि के संदर्भ में बात करें तो एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। ओके, अब क्या होगा कि जो एयर में, मतलब कि हवा में जब एयर के पार्टिकल्स होंगे तो एयर के पार्टिकल में वाइब्रेशन होके वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गया। देखिए
जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, अब एयर के जो पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होके दूसरे तक ध्वनि पहुंच गया, साउंड पहुंच गया। ओके, सो यही जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि अब वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव की बात करें, तरंगे की बात करें, तो तरंगे जो होती हैं वो जिसके माध्यम से जो कण होते हैं वे अपने ही स्थान पर कंपन कर रहे होते हैं, तथा जो ऊर्जा होती है यानी कि जो एनर्जी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाती है। ओके, सो अब देखिए हम समझेंगे जो वेव होता है वो बेसिकली आपका दो प्रकार का होता है। वेव्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स, मतलब कि वेव जो है, तरंगे जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सो मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जिसको हिंदी में हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे। सो द वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, फॉर देयर प्रोपगेशन और कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स और इलास्टिक वेव। देखिए जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये तरंगे इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है। उनके ट्रांसमिशन के लिए, उनके प्रोपगेशन के लिए मीडियम चाहिए, संचरण करने के लिए मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, एयर भी, वाटर भी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो लोहा हो गया, पानी हो गया, वायु हो गया, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो गया। सो इनको मैकेनिकल वेव्स को माध्यम की आवश्यकता होती है संचरण के लिए। ओके, अब ये जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुदैर्ध्य तरंगे। सो इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट in the direction of propagation of wave, the wave is called longitudinal wave। यानी कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, तो यदि जो माध्यम के कण हैं वो तरंग की गति की दिशा के दिशा में ही दोलन करते हैं तो उसे ही हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। मतलब कि अगर एक जगह खड़ा खड़ा ऑसिलेट होना, यानी कि उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स का ऑसिलेट होना, यही तो कहलाता है आपका अनुदैर्ध्य तरंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रफली डायग्राम से समझें, देखिए सो क्या होता है कि पार्टिकल्स का इकट्ठा होना उसको हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। ओके, कॉम्प्रेशन, पार्टिकल्स का इकट्ठा होना हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। ओके, देखिए, और जो पार्टिकल्स का खुलना है इसको हम कहते हैं रेयरफैक्शन। ओके, क्या कहते हैं? सो रेयरफैक्शन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉम्प्रेशन क्या होता है और रेयरफैक्शन क्या होता है। सो कॉम्प्रेशन क्या होता है कि माध्यम के जिस स्थान पर कण जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं तथा जो डेंसिटी होती है यानी कि जो घनत्व होता है वो अधिक हो जाता है, उसी को हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। और जो रेयरफैक्शन होता है, तो रेयरफैक्शन में माध्यम के जो कण होते हैं वो जिस स्थान पर दूर दूर हो जाते हैं तथा जो घनत्व उनका होता है, उनका डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है, उसी को हम कहते हैं रेयरफैक्शन। यानी कि अगर हम सिंपल वे में समझे तो पार्टिकल्स का इकट्ठा होना ये आपका कहलाता है कॉम्प्रेशन और पार्टिकल्स का खुलना ये आपका कहलाता है रेयरफैक्शन। ओके, सो देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपने स्प्रिंग को खींचा, ओके, स्प्रिंग को आपने खींचा तो क्या होगा कि जो तरंग है तो तरंग की गति की दिशा के दिशा में ही दोलन करते हैं। ओके, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट होते हैं, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो लॉन्जिट्यूडनल वेव कहते हैं। उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट होते हैं। ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे। हम और इजी वे में समझे तो मान लीजिए आपने एक लंबी स्प्रिंग की तार ली और एक सिरे को आपने दीवार से बांध दिया और दूसरे सिरे को क्या किया, आपने हाथ से पकड़ लिया। अब आप इसको आगे पीछे करने लगे। ओके, अब आगे पीछे करने पर क्या होगा, स्प्रिंग का जो प्रत्येक चक्कर है वो स्प्रिंग की लंबाई की अनुदिश कंपन करने लगता है तथा जो स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव संचालित होने लगती है। और अगर हम इसकी बात करें तो हमने अभी समझा कि यदि हम किसी समय पूरे स्प्रिंग को देखें तो इसके जो चक्कर हैं, तो ये मतलब हम देखेंगे कि अभी हमने जो समझा कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन, तो यदि हम इस पूरे मतलब स्प्रिंग को देखें तो इसके चक्कर कुछ स्थानों पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा पास पास तथा कुछ स्थानों पर दूर दूर होंगे। राइट, कुछ स्थानों पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा पास पास होंगे और कुछ स्थानों पर दूर दूर होंगे, फिर कुछ स्थानों पर पास पास होंगे, कुछ स्थानों पर दूर दूर होंगे। यही आपका रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन कहा जाता है। जो दूर दूर होंगे या फिर ये जो स्प्रिंग का खुलना हो गया दूर दूर, इसको हम कहते हैं रेयरफैक्शन, और जो पास पास होंगे इसको हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। राइट, सो आई होप अब आप लोगों को अनुदैर्ध्य तरंग समझ में आ गया हो। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग की। ओके,
देखिए यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग में एग्जाम्पल भी दे रखा, वेव्स ऑन स्प्रिंग्स और साउंड वेव्स इन एयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सेकेंड मैकेनिकल वेव का प्रकार है हमारा ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। सो इसको अगर हम उदाहरण से समझे तो मान लीजिए यहाँ पे एक ट्री है, ओके, और आपने लिया है एक रस्सी, आप यहाँ पे खड़े हैं, ओके, आपने लिया है एक रस्सी। अब आप क्या करेंगे, एक रस्सी के एक सिरे को आपने पेड़ से बांध दिया और दूसरे सिरे को आप पकड़े हुए हैं। अब आप क्या करेंगे कि जब आप रस्सी के एक सिरे को पेड़ से बांधकर दूसरे सिरे को आप पकड़कर ऊपर से नीचे की ओर हिलाते हैं तो क्या होगा, तो रस्सी में उसकी लंबाई की दिशा में तरंगे यानी कि वेव संचालित होने लगती है। और यदि आप रस्सी के किसी स्थान पर चाक से निशान लगाकर उसे ध्यान से देखें तो निशान रस्सी की लंबाई के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर वाइब्रेट यानी कि कंपन करता दिखाई देता है। सो हम कह सकते हैं कि रस्सी में अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव उपस्थित है। ओके, क्या है, तो ट्रांसवर्स वेव उपस्थित है, राइट। सो आई होप आप लोगों को इसका उदाहरण समझ में आ गया हो। चलिए इसको समझते हैं हम। देखिए जो ट्रांसवर्स वेव होता है, इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। यानी कि यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं यानी कि परपेंडिकुलर दोलन करते हैं, सो ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव देन वी कॉल इट अ ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। देखिए वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स अंडर टेंशन, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देखिए वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर यानी कि जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो ये भी आपका उदाहरण है ट्रांसवर्स वेव का, यानी कि वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर पे तरंगे उत्पन्न होती है जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं, तो ये किसका उदाहरण है, ये ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए परपेंडिकुलर, यहाँ आप लोगों को याद रखना है परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दोलन करते हैं, लंबवत ऑक्सीलेट होते हैं। मीडियम जो होते हैं, माध्यम जो होते हैं वो परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट होते हैं। ओके, सो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के डिफरेंस की बात करें तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगे होती हैं, हमने अभी पढ़ा मैकेनिकल तरंगे होती हैं। और आपका जो अनुप्रस्थ तरंग है ये भी यांत्रिक तरंगे होती हैं यानी कि मैकेनिकल वेव होती हैं, मतलब ये दोनों मैकेनिकल वेव के ही प्रकार हैं। सो जो ये अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, उनमें कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण दिशा के समांतर होती है। ओके, और अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं उनके कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचारण की दिशा के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती है। ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वे सभी माध्यम में उत्पन्न होती हैं। माध्यम क्या क्या हो गए, जैसे आपके लिक्विड हो गए, सॉलिड हो गए, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में। और ये जो आपके अनुप्रस्थ तरंगे हैं यानी कि ट्रांसवर्स वेव है, ये केवल ठोस में तथा द्रव में ही के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होते हैं। ठोस में तथा द्रव के ऊपरी सतह में उत्पन्न होते हैं ये ट्रांसवर्स वेव। ओके, और हम बात करें और उदाहरण की, जो आपके अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं यानी कि जो आपके ट्रांसवर्स वेव होते हैं वे शीर्ष और गर्त के रूप में संचालित होते हैं। और जो आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं वे कैसे होते हैं, तो वे होते हैं संपीड़न और विरलन के रूप में संचालित होते हैं। अभी हमने समझा कि संपीड़न क्या होता है और विरलन क्या होता है। संपीड़न और विरलन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन, राइट। सो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हमने समझा। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वे आपके कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में संचारित होती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वे शीर्ष और गर्त के रूप में संचालित होती हैं। ओके, और ध्वनि तरंगे जो होती हैं, जो साउंड वेव्स होते हैं, वे आपके अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने समझा जो कि आपके मैकेनिकल वेव्स का प्रकार है। और प्रकाश जो तरंगे
होती हैं यानी कि जो लाइट वेव्स होती हैं वे आपके ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इतना आप लोगों को पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं तो ये लाइट वेव्स जो होती हैं यानी कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वे होती हैं ट्रांसवर्स वेव, और जो आपकी ध्वनि तरंगे यानी कि जो साउंड वेव्स होती हैं वे होती हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। ओके, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। सो ये कुछ मुख्य डिफरेंसेस हैं। अब आई होप आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव समझ में आ गया हो। ट्रांसवर्स वेव होते हैं तो परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, राइट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और जो आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं यानी कि अनुदैर्ध्य होते हैं तो उसमें हमने पढ़ लिया कि इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो वही आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। ये डायरेक्शन ऑफ वेव हो गया। हम बात करें आपके मैकेनिकल वेव्स की, तो ये आपके मैकेनिकल वेव्स के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। और बात करें हम नॉन मैकेनिकल वेव्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं अयांत्रिक तरंगे, तो उसके उदाहरण आपके हो जाएंगे रेडिएशन, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह लीजिए, राइट। देखिए यहाँ पे एक और मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स है कि वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग मोटर बोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज बोथ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल। यानी कि जो तरंगे मोटर बोट जो सरफेस ऑफ वाटर पे चलती है तो जो उनमें से तरंगे जो प्रोड्यूस्ड होती हैं वे आपका ट्रांसवर्स भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं। ओके, बट जो पानी में आप पत्थर फेंकते हैं वो आपके ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, यानी कि वहाँ जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ओके, चलिए नॉन मैकेनिकल वेव्स जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं वो हम समझते हैं कि क्या होता है। देखिए आपका जो नॉन मैकेनिकल जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन दैट इज विच कैन प्रोपगेट इवन थ्रू द वैक्यूम और कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। देखिए यहाँ पे अगर हम सिंपल उदाहरण लें तो जो लाइट है सन से डायरेक्ट आ जाती है, उनमें हमें किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? ये तो साइंस को भी नहीं पता कि लाइट सन से डायरेक्ट आ जाती है, इसके पीछे का वजह ये हम कहते हैं कि ये नेचर है, ये प्रकृति है, बट अभी इस पर भी काम चल रहा है आपका, अभी ये सब तो पता नहीं है। बट यहाँ पे हम समझेंगे कि जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, सो द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, जिसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती प्रोपोगेट होने के लिए, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी नॉन मैकेनिकल वेव्स, जो कि आपका इवन थ्रू द वैक्यूम, देखिए विच कैन प्रोपोगेट इवन थ्रू द वैक्यूम। ओके, साउंड वेव्स जो होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव्स के प्रकार में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। तो जो साउंड वेव्स होते हैं यानी कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वे लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हमने समझ लिया कि फैक्ट, देखिए इसका मतलब ध्वनि किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है लेकिन निर्वात यानी कि वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती। ओके, किसमें? माध्यम क्या होता है, मैटर क्या होता है, मटेरियल, मैटर, मीडियम, ये जो भी आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो ध्वनि किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है लेकिन निर्वात यानी कि वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती। इसलिए हम उदाहरण में हमने अभी ऊपर समझा कि एक व्यक्ति दूसरे से बोलेगा अगर चांद पे यानी कि मून पर, तो मून पे यदि एक व्यक्ति दूसरे से बोलेगा तो उसे आवाज सुनाई नहीं देगी, साउंड सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मून पर एक वैक्यूम है, पार्टिकल्स नहीं है, माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है, राइट। देखिए साउंड भी आपका यही है, साउंड किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है लेकिन निर्वात यानी कि वैक्यूम में गमन नहीं कर सकता। ओके, हमने ये समझ लिया। इसीलिए हम कहते हैं कि दैट्स व्हाई टू स्पेस ट्रैवलर्स कैन नॉट टॉक टू ईच अदर एट मून, राइट। देखिए जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं यानी कि जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो शीर्ष और गर्त के रूप में संचालित होती है, यानी कि क्रेस्ट और ट्रप्स के रूप में संचालित होती है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि क्रेस्ट और ट्रप्स किसे कहते हैं, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। देखिए मान लीजिए इसको आपने मान लिया x और y। जो ये आपका पहाड़ी ऊपरी भाग होता है ना, पहाड़ी भाग कह लीजिए, ऊपरी भाग कह लीजिए, पठार का भाग कह लीजिए, तो इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। ओके, क्रेस्ट हिंदी में क्या कहते हैं हम, तो शीर्ष और गर्त के रूप में संचालित होती है। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, ट्रप्स। तो क्रेस्ट और ट्रप्स को हम कहते हैं शीर्ष और गर्त, ओके, हिंदी में। ये जो क्रस्ट है ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग जो है वो है ट्रप्स। ओके, अनुप्रस्थ तरंगे जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वे आपके क्रस्ट और ट्रप्स के रूप में संचालित होती हैं। ओके, अब बात करें हम आपके जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं यानी कि जो अनुदैर्ध्य तरंग है, तो हमने ऊपर भी समझ लिया कि जो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं, तो ये जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो संपीडन, कॉम्प्रेशन जिसको हम संपीडन कहते हैं और रेयरफैक्शन जिसको हम विरलन कहते हैं, तो संपीडन और विरलन के रूप में संचालित होती है।
वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य मैकेनिकल तरंगे होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंज, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि उनके फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से जो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स यानी कि आपके जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं तो वे भी डिवाइड हुए हैं कई कैटेगरीज में। ओके, सो उनके कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, जिसको हम हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। देखिए, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना भी कंपन करता है उसी को हम आवृत्ति कहते हैं, यानी कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो देखिए जो माध्यम होता है तो माध्यम का यानी कि मीडियम का वाइब्रेशन करता हुआ यानी कि वाइब्रेट करता हुआ, कंपन करता हुआ कोई भी कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट आपका हर्ट्ज होता है। ओके, हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, आई होप आप लोगों को इतना याद रहे। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड या फिर वाइब्रेशन पीरियड, जो भी आप टाइम मतलब जो भी आप टाइम लेते हैं कंप्लीट करने के लिए एक ऑसिलेशन, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं या फिर वाइब्रेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसी को आप टाइम पीरियड या फिर वाइब्रेशन पीरियड कहते हैं। बेसिकली अभी हम आगे पिच के बारे में समझेंगे। तो आवाज का पतला या मोटा होना वो पिच पे निर्धारित करता है। जो पिच होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, यानी कि आवृत्ति पर डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वॉइस जो है, आवाज जो है उसमें श्रिलनेस होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी लेस है तो वॉइस जो है यानी कि जो आवाज है वो डीप होगी। ओके, चलिए उसको हम अभी आगे उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले हम आपके लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स जो है उनकी कैटेगरी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बने हैं। देखिए यहाँ पे एक होता है आपका इंफ्रासोनिक वेव्स, एक होता है ऑडिबल वेव्स और एक होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। चलिए समझते हैं इनके बारे में। तो जो ऑडिबल और साउंड वेव्स होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स विच लाई इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड ऑडिबल और साउंड वेव्स। यानी कि जिन यांत्रिक तरंगों की, जिन मैकेनिकल वेव्स की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसी को हम कहते हैं ऑडिबल यानी कि श्रव्य तरंगे। ओके, ऑडिबल वेव्स या फिर साउंड वेव्स यानी कि श्रव्य तरंगे या फिर ध्वनि तरंगे, इनको हम ह्यूमंस सुन सकते हैं। बट 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा हुआ तो कान के जो पर्दे होते हैं वो फटने के चांसेस होते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो होता है उससे बियॉन्ड जो होता है उसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अभी हम आगे उसको समझेंगे। यहाँ पे हम जो समझ रहे हैं ऑडिबल वेव्स, तो इनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि के नाम से यानी कि साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों के नाम से भी पुकारते हैं। सो दीज वेव्स आर सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर। ओके, एंड दीज आर जनरेटेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज सच एज ट्यूनिंग फॉर्क, वोकल कार्ड्स एक्सेट्रा। और हम इंफ्रासोनिक की बात करें तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। जो आपका ऑडिबल साउंड होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच का होता है, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं। ओके, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है आपके प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हैं सीटेट में। देखिए अब हम समझेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स। तो इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होता है, 0 हर्ट्ज से, ओके 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। देखिए 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज यानी कि जिन तरंगों, जिन वेव्स की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी कि 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, इन्हीं को हम कहते हैं आपका क्या कहते हैं, तो सबसोनिक और इंफ्रासोनिक वेव्स। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में रखे यहाँ पे, तो जो 20 हर्ट्ज से कम की जो वॉइस होती है तो उनको पशु पक्षी जल्दी फील कर लेते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में अर्थक्वेक हो गया, तो अर्थक्वेक एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके इंफ्रासोनिक वेव्स का। जैसे कि हम कहते हैं कि पशु पक्षी को जल्दी पता चल जाता है, सो वो फील कर लेते हैं इन्हें 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। और एग्जाम्पल ले तो आपकी वेल हो गए, फिर एलिफेंट हो गए, तो ये इंफ्रासोनिक वेव्स में आते हैं, 20 हर्ट्ज से कम। ओके, देखिए द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज यानी कि 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। ओके, 20 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, इतना आप लोगों को ध्यान रहे कि 20 हर्ट्ज से कम होना चाहिए।
अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करें तो इसको हिंदी में हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इनका जो तरंग ये जो होती हैं तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की वेव्स को हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक अगर वेव्स हो जाती हैं तो हम कहते हैं ना कि फिर कान का पर्दा फटने का चांसेस होता है। ह्यूमन का ईयर जो होता है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, जो आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है। सो द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स having frequencies greater than 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। यानी कि 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की वेव्स को आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, और ह्यूमन के कान इसे नहीं सुन सकते हैं। जैसे कि कुछ जानवर हो गए तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, इसे आदि मतलब बहुत सारे हो गए जो इसे सुन सकते हैं। सो ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट दिस वेव्स, बट सर्टेन क्रिएचर्स लाइक डॉग, cat, bat, mosquito can detect these waves. Okay, bats not only detect but also produce ultrasonic। देखिए एक और की पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो बैट्स होते हैं यानी कि जो चमगादड़ होते हैं वे सिर्फ इसे डिटेक्ट ही नहीं कर सकते बट इस अल्ट्रासोनिक को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ओके, सो कौन कौन से उदाहरण है इसमें? डॉग यानी कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, मॉस्किटो यानी कि मच्छर कैन डिटेक्ट दिस वेव्स। इतना आप लोगों को याद रखना है। अल्ट्रासोनिक वेव्स में ये याद रखना है कि जो जिन तरंगों की मतलब जिन वेव्स की 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उन्हीं को हम अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्पीड ऑफ साउंड को यानी कि ध्वनि की चाल को। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड में। स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। ओके, देखिए स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, ध्वनि की चाल जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स में यानी कि माध्यम्स में। जैसे कि इन ए मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। यानी कि जो आपका माध्यम होता है तो माध्यम में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, ध्वनि की चाल जो होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है उनके इलास्टिसिटी पर और उनके डेंसिटी यानी कि घनत्व पर, मीडियम के माध्यम के इलास्टिसिटी पर या फिर उनके घनत्व पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखिए इलास्टिसिटी जिसको हम प्रत्यास्थता कहते हैं हिंदी में, और डेंसिटी जिसको हम घनत्व कहते हैं। इलास्टिसिटी का उदाहरण हमने ऊपर भी आपको समझाया कि अगर आपने रबड़ लिया और रबड़ को आपने अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो रबड़ जो होता है, रबड़ पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो रबड़ की आयतन और आकार में आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। ओके, उनके आयतन और आकार में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। सो यही जो होता है यही आपका इलास्टिसिटी कहलाता है। सो इनका जो साउंड जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, ध्वनि की चाल जो होती है वो बेसिकली डिपेंड्स करती है उनके इलास्टिसिटी पर यानी कि मीडियम के इलास्टिसिटी पर और उनके डेंसिटी पर यानी कि घनत्व पर। ओके, देखिए स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन गैस। जो स्पीड ऑफ सॉलिड होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है यानी कि ध्वनि की चाल जो होती है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड में, यानी कि सॉलिड्स में, ठोस में जो ठोस की बात करें हम तो ठोस में यानी कि सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है यानी कि हाईएस्ट कह लीजिए, ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि की चाल। और मिनिमम इन गैस, जो गैस होता है मतलब कि देखिए आपके यहाँ पे हम बात करें तो साउंड जो होता है वो हाईएस्ट होता है सॉलिड में, और लिक्विड में भी मतलब उससे थोड़ा सा कम हाई लेकिन हाई होता है, और गैस में सबसे कम होता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन गैस। मतलब गैस में गैसेस में क्या होता है तो साउंड जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, ध्वनि की चाल जो होती है वो लोवेस्ट होती है यानी कि मिनिमम होती है। ठोस होता है यानी कि आपका जो सॉलिड होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि की चाल। उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद आपका गैस में होता है, तो गैस में सबसे कम ओके मिनिमम ध्वनि की चाल जो होती है। सो पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड में, ठोस में यानी कि पास होते हैं, और गैस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर होते हैं। जैसे कि एयर के अंदर सबसे कम बेसिकली हम कहें तो 331 मीटर पर सेकेंड जो हम लोग मतलब बोलते हैं। ओके, सो ये आपका गैस में आ जाता है। एयर के अंदर सबसे कम हम कहें तो स्पीड ऑफ साउंड होता है, तो ध्वनि की चाल जो होती है। सो देखिए व्हेन साउंड इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस। देखिए सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर साउंड जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुँचता है, सो यहाँ पे क्या होता है उनकी स्पीड और वेवलेंथ भी चेंज होती हैं बट उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। सो आप लोगों को याद रखना है। देखिए
अगर आपका साउंड जो है, ओके, अगर आपका साउंड जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, ओके, अगर आपका साउंड जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, ओके, अगर मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक पहुंचता है, सो उसमें क्या होता है कि फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तक एंटर करता है साउंड, जो पहुंचता है तो उनके स्पीड में और उनके वेवलेंथ में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, चेंजेस होते हैं स्पीड में यानी कि उनके चाल में, और उनकी वेवलेंथ में यानी कि उनकी तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, वो बदल जाती हैं। लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उनकी, जो उनकी आवृत्ति होती है उनमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, देखिए रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके। सो ये आप लोगों को याद रखना है, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ले तो लोहा हो गया सॉलिड का एग्जाम्पल, ओके, और लिक्विड में उसके बाद होती है तो लिक्विड में पानी हो गया आपका उदाहरण, और उसके बाद आपका एयर में यानी कि वायु, जो आपका गैसेस हो गए। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर जो आपका लिक्विड होता है तो उसमें थोड़ा सा कम, उससे फिर वायु जो होता है उसमें सबसे मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। सो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो लोहे में होगा यानी कि सॉलिड में होगा, ओके, उसके बाद पानी में होगा। और वायु की बात करें, एयर की बात करें तो सबसे कम एयर में होगा, ओके। देखिए अगर हम एयर की बात करें तो एयर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करें, अगर मीडियम में हम एयर लेते हैं मतलब गैस लेते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड आपका 331 से 332 तक के करीब आपका स्पीड ऑफ साउंड होता है इन मीटर पर सेकेंड। 332 से मतलब कि 331 से 332 के बीच आपको कहीं दे देगा 331, कहीं दे देगा 332, ओके, या फिर 330 भी दे सकता है। तो ये आपका एयर का स्पीड ऑफ साउंड इन मीटर पर सेकेंड है। और अगर एयर जो है आपका मीटर पर सेकेंड में, अगर मतलब एयर 20 डिग्री सेल्सियस अगर हम मीडियम में रखें, ओके, 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 343, ओके, 343 स्पीड ऑफ साउंड होता है इन मीटर पर सेकेंड। तो इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है एकदम अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स की बात करते हैं, ध्वनि के लक्षण की बात करते हैं तो पिच पहला है, पिच, ओके। सो पिच जो है हमारा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तारत्व, ओके। सो पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, ओके। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि साउंड वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके लक्षण के बारे में। सो देखिए पिच, उनका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है पिच, तो पिच जिसको हम हिंदी में कहते हैं तारत्व। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश्ड अ शार्प और श्रिल साउंड फ्रॉम अ ग्रेव मतलब डल और फ्लैट साउंड। ध्वनि का मोटा होना या फिर तीक्ष्ण होना वही कहलाता है आपका पिच यानी कि तारत्व, ओके। सो देखिए पिच जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर, यानी कि तारत्व पर, तारत्व जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर यानी कि आवृत्ति पर। सो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है आपका पिच यानी कि तारत्व। सो यहाँ पे हम समझे तो तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर आवृत्ति यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो मतलब ध्वनि का तारत्व भी ज़्यादा होगा यानी कि पिच भी ज़्यादा होगा। देखिए हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच एंड श्रिलर विल बी द साउंड। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो साउंड में श्रिलनेस होगी, और पिच जो होगा मतलब जो तारत्व होगा वो ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, आवृत्ति ज़्यादा यानी कि तो तारत्व भी ज़्यादा यानी कि पिच भी ज़्यादा, और वॉइस में साउंड में श्रिलनेस होगी। और लोअर द फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी कम, तो जो आपकी वॉइस होगी, साउंड होगा तो डीप वॉइस होगा, भारी आवाज़ होगा, साउंड जो होगा। सो लोअर द फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी लेस होगा, कम होगा, सो लोअर विल बी द पिच, तारत्व भी कम होगा। अगर आपकी आवृत्ति भी कम, आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी कम होगा। और जो साउंड होगा सो ग्रेव विल बी द साउंड, डीप वॉइस होगा, भारी आवाज होगा, ओके। सो यहाँ पे आई होप आप लोगों को पिच समझ में आ गया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो मेल की जो वॉइस होती है तो उनमें तारत्व कम होता है, और जो फीमेल और चाइल्ड की वॉइस होती है ना उनमें तारत्व ज़्यादा होता है यानी कि पिच ज़्यादा होता है। और जो मेल की वॉइस होती है उनमें तारत्व यानी कि पिच जो होता है वो कम होता है, ओके। सो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, ग्रेव विल बी द साउंड, भारी आवाज़ होता है उनका। और जो फीमेल होती हैं और चाइल्ड होती है तो उनकी आवाज़ में स्ट्रिलनेस होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगी तो वहाँ पे ज़्यादा होगी, और पिच भी तब तारत्व भी ज़्यादा होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं, लाउडनेस की बात करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है हमारा लाउडनेस, ओके। सो लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, किस पे, तो एम्पलीट्यूड पर, ओके।
सो हम अगर लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर। अगर लार्जर होगा एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन तो साउंड भी होगा जो वो लाउडर होगा, यानी कि ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो कंपन के आयाम पर यानी कि एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। कंपन का आयाम जो होता है, वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो अधिक होने पर ध्वनि की प्रबलता भी बढ़ती है, तो यही लाउडनेस कहलाता है। ओके, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है और जो आपकी जो कंपन का आयाम जो होता है यानी कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो अगर अधिक होगा तो ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है। अब बात करते हैं टिम्बर की। देखिए टिम्बर जो होता है ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। टिम्बर इज नथिंग बट क्वालिटी ऑफ साउंड। ओके, क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है इसको हम कह सकते हैं बेसिकली कि ये जो है ये नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। ओके, नेचर ऑफ द मटेरियल पर जो टिम्बर है वो डिपेंड करता है। अलग अलग जैसे अलग अलग वॉइस होती है तो अलग अलग वॉइस की क्वालिटी जो होती है, सो यही आपका टिम्बर कहलाता है। तो अलग अलग वॉइस की जो क्वालिटी होती है तो ये टिम्बर क्वालिटी ऑफ साउंड्स पे, ये कुछ नहीं क्वालिटी ऑफ साउंड्स है, जैसे कि नेचर ऑफ द मटेरियल और सोर्स पर ये डिपेंड करता है। ओके, अब बात करते हैं इंटेंसिटी की यानी कि तीव्रता की। देखिए ध्वनि तीव्र सुनाई देना यही आपकी इंटेंसिटी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लें तो लाउड स्पीकर को ले लिया हमने। ओके, लाउड स्पीकर डीजे वगैरह हो गया मतलब, तो ये आपकी इंटेंसिटी में आ जाती है। इसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं तो ध्वनि की जो तीव्रता मात्रक होती है उसको हम डेसिबल में कैलकुलेट करते हैं। ओके, ध्वनि की तीव्रता मात्रक को हम डेसिबल में कैलकुलेट करते हैं। ओके, डेसिबल जिसको हम डीबी भी लिखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, डेसिबल में कैलकुलेट करते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि डेसिबल में हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, ध्वनि की तीव्रता मात्रक को, इंटेंसिटी मात्रक को हम डेसिबल में कैलकुलेट करते हैं। ओके, जो इंटेंसिटी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। ओके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। ओके, जैसे एम्पलीट्यूड ज़्यादा से इंटेंसिटी ज़्यादा। ओके, सो हम बात करें यहाँ पे इंटेंसिटी की तो इतना आप लोगों को याद रखना है कि ध्वनि की तीव्रता मात्रक जो होती है वो डेसिबल होता है और ध्वनि तीव्र सुनाई देना वही आपकी इंटेंसिटी कहलाती है, जैसे डीजे वगैरह हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है और प्रबलता को यानी कि इंटेंसिटी तीव्रता जो हो गया तो प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है। देखिए यहाँ पे निम्न सारणी दे रखा आपके एनसीईआरटी में। सामान्य श्वास जो होता है वो 10 डेसिबल होता है। मंद फुसफुसाहट जो होता है वो 30 डेसिबल होता है। सामान्य बातचीत या वार्तालाप कहें जिसे तो ये 60 डेसिबल होता है। और देखिए यहाँ पे आपका आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, व्यस्त यातायात आपका 70 डेसिबल एंड औगत फैक्ट्री औसत जो फैक्ट्री होती है सो ये आपका 80 डेसिबल। ओके, और 80 डेसिबल से अधिक जो होता है वो प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। 80 डेसिबल से अधिक हार्मफुल होता है शरीर के लिए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है कि एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम जो है वो अगर कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है, और अगर एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम अधिक होता है वाइब्रेशन करते हुए वस्तुओं में यानी कि कंपित वस्तु का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड अधिक होता है तो इसके द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होगी वो प्रबल होगी, वो ज़्यादा होगी, तेज होगी। ओके, देखिए आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यानी कि जैसे हमने ऊपर समझा कि फ्रीक्वेंसी साउंड की तीक्ष्णता या तारत्व यानी पिच को निर्धारित करती है। यदि वाइब्रेशन यानी कि कंपन की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच भी कम है। ओके, ये बैंड की आवाज़ और सीटी की आवाज़, तो आवृत्ति जो होती है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच निर्धारित करती है। अब बात करते हैं मनुष्यों यानी मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि मानव द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है तो मानव में ध्वनि जो होती है वाक् यंत्र अथवा कंठ यानी कि लैरिंक्स द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे कि आप गले को देखे होंगे तो वाइब्रेट, देखिए यहाँ पे फिगर दे रखा, मानवों में जो वाक् यंत्र है सो पुरुषों के वाक् तंतुओं की लंबाई जो होती है वो लगभग 20 मिलीमीटर होती है।
ओके। और महिलाओं की जो इसकी लंबाई होती है तो लगभग 15 मिलीमीटर होती है। देखिए जो वाक तंतु होता है, तो जब फेफड़े जो होते हैं वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु जो होते हैं वो कंपित होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां होती हैं तो तंतुओं को तना या ढीला कर सकती हैं। सो जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। सो देखिए पुरुषों के जो वाक तंतुओं की लंबाई होती है वो लगभग 20 मिलीमीटर होती है। ओके। और महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। एंड बच्चों की बात करें तो बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। ओके। सो देखिए यहाँ पे आपके फिगर में भी समझा रखा कि अगर आप अपनी उंगलियों को कंठ पर रखेंगे तो एक कठोर उभार को खोजेंगे जो निगलते समय, भोजन निगलते समय चलता हुआ आपको प्रतीत होता है। तो शरीर का यही भाग जो होता है यही वाक यंत्र कहलाता है। ओके। चलिए आगे देखेंगे। देखिए जैसा कि हम सभी को पता है कि हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। सो कान के बाहरी भाग की आकृति जो होती है कि यानी कि फनल जैसी होती है। ओके। जैसा कि हम सभी को पता है। सो जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरता है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है। देखिए ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो यही जो पतली तनित झिल्ली होती है ना, इसे हम कर्णपटल यानी कि ईयर ड्रम कहते हैं। ओके। देखिए यहाँ पे आपके फिगर में देखिए ये आपका कर्णपटल होता है। सो कान के बाहरी भाग की आकृति जो होती है, जो किप होता है, जो फनल जैसी होती है, तो जब ध्वनि हमारे कान में इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है। उसी को हम कहते हैं कर्णपटल यानी कि ईयर ड्रम। ओके। ईयर ड्रम। सो यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्णपटल क्या कार्य करता है, चलिए देखिए यहाँ पे कर्णपटल एक तनित रबड़ की सीट के समान होता है। सो ध्वनि के कंपन जो होती है वो कर्णपटल को कंपित करती हैं और कर्णपटल जो होता है तो कंपनों को आंतर कर्ण यानी कि इनर ईयर तक भेज देता है, यहाँ तक भेज देता है, आंतर कर्ण तक। ओके। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक यानी कि हमारे ब्रेन तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं यानी कि साउंड को सुन सकते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है कि जो ईयर ड्रम है हमारा कर्णपटल है। सो देखिए सबसे पहले कान के बाहरी भाग की आकृति जो होती है, किप जो होता है, जिसे हम फनल जैसी जो हमारा शेप होता है, तो जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से होकर गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है जिसको हम कर्णपटल यानी कि ईयर ड्रम कहते हैं। ओके। उसके बाद से यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है जैसा कि हम सभी को पता है। तो कर्णपटल एक तनित रबड़ की सीट के समान होता है। सो ध्वनि के कंपन जो होते हैं कर्णपटल को कंपित करते हैं। ओके। सब तब क्या होता है कि जो कर्णपटल होते हैं तो कंपनों को आंतर कर्ण यानी कि इनर ईयर तक भेज देते हैं। उसके बाद से वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक यानी कि हमारे ब्रेन तक भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की। देखिए यहाँ से उतना क्वेश्चन तो नहीं बना है ध्वनि प्रदूषण से, लेकिन हम देख लेते हैं, क्या पता इस बार बन जाए। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ये था आपका पूरा साउंड चैप्टर जो हमने कवर कर लिया। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो रिसेंटली अभी आपका जनवरी में सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें बना, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और कल के क्लास में हम 2011 से अब तक जितने भी साउंड चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं उसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। क्वेश्चन क्या कहता है कि ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। तो दिया है यहाँ पे डैश इज एक्स। ओके। तो एक्स में ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है, मतलब बात है हो रही है यहाँ पे गिटार की। तनित तार यहाँ पे साफ दे दिया है कि गिटार की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए वाई में तनित झिल्ली है जो कंपन करती है तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ कॉलम है। तो देखिए एयर कॉलम। सो एयर कॉलम भी अगर आपको पता है तो ढोलक में होता नहीं, राइट। सो इसी से आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। पहले से अगर आपको पहला पता है ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है, सो अगर तनित तार आप देखेंगे तभी आप गिटार तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपको जेड भी पता है तभी भी आप अपने सही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे जो कि आपका शहनाई। एयर कॉलम यहाँ पे दे दिया है साफ।
तो शहनाई। ओके, सो देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गिटार, तबला एंड शहनाई। एक्स होगा आपका गिटार। गिटार द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच स्ट्रिंग्स, तो गिटार। एंड इन अ वाई मतलब कि तबला, इट इज द स्ट्रेच मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट्स। एंड इन अ जेड मतलब कि शहनाई, द वाइब्रेटिंग पार्ट दैट प्रोड्यूस साउंड इज द एयर कॉलम। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, गिटार, तबला एंड शहनाई। सो ये हमने अपना पूरा साउंड चैप्टर कवर कर लिया। सो आई होप आप लोगों को साउंड चैप्टर समझ में आ गया हो। कल हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।